तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर से अपना वीकेंड का समय निकाल के आए। जो लोग नए हैं उन सभी का धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने पूरे कोर्स के बारे में बता देता हूँ आपको। तब तक बाकी और लोग भी आ जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं कमलेश हूँ और मैं आयुर्वेद से ग्रेजुएट हूँ। योग और नेचुरोपैथी में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहा, जिससे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन योग और नेचुरोपैथी में रहा। और पिछले 15 सालों से मैं योग और नेचुरोपैथी से लोगों का इलाज कर रहा हूँ। साथ साथ योगा टीचर्स को मेडिकल योगा पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे दो कोर्सेज हैं मेडिकल योगा के। एक जो एमडी फिजिशियंस होते हैं, जैसे फैमिली फिजिशियंस होते हैं ना, मेडिसिन वाले, जिनके पास आप डायबिटीज के लिए जाते हो, बीपी के लिए जाते हो, या पेट में कोई प्रॉब्लम है तो भी चले गए, कोई इन्फेक्शियस फीवर आ गया तो भी चले गए। एमडी वाला एक सिलेबस जो है, जिसमें हम कंप्लीट बॉडी कवर करते हैं। और दूसरा एक कोर्स हमारा जो है वो गायनकोलॉजिस्ट का कोर्स है, जिसमें हम मेनार्की टू मीनोपॉज पूरी जर्नी कवर करते हैं। लाइक अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तब उसके क्या चैलेंजेस होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ी, छोटी हुई, बड़ी हुई, ज्यादा ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग, या पेनफुल ब्लीडिंग, जैसी भी सिचुएशंस आई है उनको मैनेज किया, पीसीओडी हुआ या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, उन सारी चीजों को मैनेज किया। फिर हमने प्रेगनेंसी की पूरी बात की, पोस्ट प्रेगनेंसी की बात की, मेनोपॉज की बात की। इस तरीके से ये पूरा कोर्स वुमेन वेलनेस का है। जो मेडिकल योगा का कोर्स है वो अक्सर आज भी मुझे मैसेज देखने को मिला कि ये क्या वाहियात है, ये क्या बकवास बात है। तो देखिए, मैं आपको मेडिकल योग का थोड़ा सा पीछे का समझ देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये सामान्य योग ही है, बस उसका थोड़ा और बेहतर स्वरूप। अक्सर लोग पूछते हैं ये मेडिकल योग क्या है। मेडिकल योग एक ऐसा तरीका है योग पढ़ने का, जिससे योग से हम बीमारियों के इलाज के लिए थोड़ा और बेहतर समझ विकसित कर पाते। वैसे तो हमारे पूर्वज बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारे शरीर को बेहतर तरीके से समझा था, तभी उन्होंने योग को इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया, जिससे हम सभी बीमारियों का योग से बेहतर इलाज कर पाते। उसी विधा को थोड़ा मेडिकल साइंस के साथ समझना और अपने पेशेंट की सही स्थिति समझ के सही तरीके से इलाज करने की टेक्निक जो है, वो मेडिकल योग है। अब इस मेडिकल योग में क्या होता है या नॉर्मल योग से ये कैसे डिफरेंस है। देखिए, जब आप नॉर्मल योग करते हैं या जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है आपके शरीर में कुछ परिवर्तन लाना। जैसे क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला परिवर्तन होता है कि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है या वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिकुड़न आती है। जब भी कहीं खिंचाव या सिकुड़न आती है, तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा उससे। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये होता है कि आप जब तेज मेहनत करते हो, आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। फिर आप थोड़ा ठहराव देते हो, फिर आप ध्यान की ओर जाते हो या आप ब्रीदिंग की ओर जाते हो, थोड़ा प्राणायाम करते हो, मुद्रा बंद करते हैं, और फिर एक योग की क्लास जो है आपकी इन सारी चीजों से मिलके पूरी होती है। अब इन्हीं सारी चीजों का उपयोग मेडिकल योग में भी होता है। ये मेडिकल योग में कोई अलग चीजें नहीं यूज करनी, बस ये समझना है कि किसके लिए क्या यूज करना है, किसके लिए क्या यूज नहीं करना है। जैसे जो नॉर्मल योगा क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो मंडूकासन कर लीजिए, या अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर लीजिए, या कहा जाता है कि आप अगर डायबिटीज है तो आप पेट पे जोर डालिए, पेट को दबाव दीजिए। तो यहाँ पे यही समझना है कि कोई भी आसन करने के लिए जो हमें बताया जाता है कि डायबिटीज में ये करना, या हमें बताया जाता है कि जब अगर आपको बीपी हो तो आगे नहीं झुकना है, या जब हमें बताया जाता है कि अगर आपको बैक पेन हो तो भुजंगासन करना है, शलभासन, या हमें किसी और बीमारी में जैसे थायराइड में बताया जाता है कि आपको फुसफुस करना है, मत्स्य आसन करना है, या हमें बताया जाता है कि आप सर्वांग आसन कर लीजिए बेहतर होगा, हल आसन कर लीजिए। तो इस तरीके से अब तक जो योग हम पढ़ते आए थे, ये यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ क्या परिवर्तन है? यहाँ हम योग को एज ए मेडिसिन समझते हैं।
कि कोई आसन अगर आप कर रहे हैं तो उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप कोई दवाई खाते हो तो दवाई का शरीर पे क्या बिना वॉच का खाली मॉडल निकाल के दे दो। इस तरीके से है। जब कोई एक्सरसाइज का आसन करते हैं तो उसका भी शरीर पे विशेष प्रभाव, इस विशेष प्रभाव को हम योग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो मुझे लगता है आप और बेहतर समझ पाओगे। जैसे एक बहुत सरल सा आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन या कोई और निकाल पा। अगर आप लेना चाहें तो कोई दूसरा आसन आप ले सकते हो, चाहे वीर आसन ले सकते हो या कोई भी एक आसन। एक आसन से हम बात करते हैं तो पहले त्रिकोण आसन की समझ लीजिए, या मंडूक आसन को भी समझ सकते हैं, वज्रासन को समझ निकल 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 निकल। पीछे कहाँ है? ये आया वापिस। सकते हैं। मक्खियाँ मच्छर नहीं करते वो नहीं। तो जैसे त्रिकोण आसन कहा जाता है कि ये मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और बाकी चीजों के लिए बेहतर है। सो ठीक है, वो सारी तो चीजें ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे बैक पेन ठीक हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर कोई इंसान अपने पैरों के बीच में 3 फीट का फासला देता है, राइट फीट को राइट साइड टर्न करता है और राइट साइड धीरे धीरे नीचे झुकता हुआ साइड से जाता है, अपने पैर को पकड़ के या हथेली को जमीन पर रख के दूसरे हाथ को ऊपर उठा के अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न करते हुए ऊपर की ओर देखने की कोशिश करता है, तो इस अभ्यास को हम त्रिकोणासन कहते हैं। क्योंकि त्रिकोणासन में कई सारे वेरिएशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आसन एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसी आसन को समझिए। तो जब ये आसन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस तरफ झुक रहे होते हैं उस तरफ की फीमोरल आर्टरी जो पेल्विक जॉइंट से होते हुए पैरों की ओर ब्लड सप्लाई लेके जाती है, उस आर्टरी पे लॉक लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका पूरा पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है, घुटना टाइट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिकोण आसन करें तो आपके घुटने ना मुड़े। तो जब आपने फीमोरल आर्टरी पे लॉक लगाया तो क्या होगा कि आपकी कुछ दूसरी आर्टरी जो इससे ऊपर कनेक्टेड है उनमें फीमोरल आर्टरी पे जाने वाला ब्लड ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो कौन सी ऐसी आर्टरीज है जो फीमोरल आर्टरी से ऊपर है? सो फीमोरल आर्टरी के ठीक ऊपर मेसेंट्रिक नाम की एक आर्टरी निकलती है जिसका काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई लेके जाना, रेक्टम की ओर ब्लड सप्लाई लेके जाना। इसी से कुछ और ब्रांचेस निकलती है। तो मेल में कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो टेनाइल आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी बनाती हैं। फीमेल में कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो लेके जाती हैं आपके यूट्रस की ओर ब्लड सप्लाई, यूटराइन आर्टरी बनती है, उसी को लेके जाती है। ओवेरियन आर्टरी बनती है, वेजाइनल आर्टरी बनती है, या इसी की और एक्सटेंडेड ब्रांच जो है या इससे और पहले वाली जो आर्टरी है वो होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई लेके जाती है आपके किडनी की ओर। तो जब आप त्रिकोण आसन करते हैं तो आपके रीनल आर्टरी पे, आपकी यूटराइन आर्टरी पे, ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो मानो आपने राइट साइड से किया तो राइट किडनी, राइट साइड से यूट्रस और राइट ओवरी इंप्रूव हुआ। लेफ्ट साइड से किया तो लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूट्रस और लेफ्ट ओवरी इंप्रूव हुआ। इसीलिए परमात्मा ने हमें 2 यूटेराइन आर्टरी और 2 ओवेरियन आर्टरी दी थी, क्योंकि 2 किडनियां थी हमारे पास, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अब जब आप त्रिकोण आसन करेंगे तो आपके दिमाग में एक अच्छी समझ होगी कि त्रिकोण आसन करने से मैं अपने किडनी की फंक्शंस को बेहतर कर रहा हूँ, यूट्रस के फंक्शंस को बेहतर कर रहा हूँ, ओवरी के फंक्शंस को बेहतर कर रहा हूँ। तो जिस भी बीमारी में आपको लगेगा कि किडनी के फंक्शन को बेहतर करना है, ओवरी के फंक्शन को बेहतर करना है, या आपको यूट्रस के फंक्शन को इम्प्रूव करना है, तो आप बहुत आसानी से इन आसनों का उपयोग कर पाओगे। इसी तरीके से हर एक आसन को आप समझेंगे कि ये आसन कैसे आपके शरीर पे काम कर रहा है। तो जब आप आसन को समझ जाएंगे तो किसी भी बीमारी के लिए आसन चुनना या एक्सरसाइज क्या शरीर में काम कर रही है। लाइक आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार से क्या हो रहा है, आप हाथों को ऐसे ऐसे चला रहे हो या मुट्ठी बंद कर रहे हो तो इससे क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब कुछ बहुत डिटेल्ड इस कोर्स में हम पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इन सारे इम्प्रूवमेंट से काफी जल्दी बेहतर होने लगती है। अब मानिए हम एक नॉर्मल योगा क्लास कर रहे हैं और एक मेडिकल योगा क्लास कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए। नॉर्मल योगा क्लास में क्या करेंगे, हम वो सारी चीजें करेंगे जो हमारे टीचर हमको बता रहे हैं।
मेडिकल योगा क्लास में क्या करेंगे, हम वही सारी चीजें करेंगे जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो नॉर्मल योगा क्लास में अगर हमने 1 घंटे में मानिए 10 आसन किए, तो 10 आसनों को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 बार कर पाए, या 10 एक्सरसाइजेज या और सारी चीजें हमने की। अब हम जब मेडिकल योगा क्लास में करते हैं, तो हम पेशेंट की बीमारी को समझ के उसको 1 या 2 आसन एडवाइस करते हैं। तो जब 1 या 2 आसन, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे, तो समय कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, एक बीमार स्थिति में भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। और जो रिकवरी है, जो बेनिफिट है, अगर यहाँ पे 10% मिल रहा है तो यहाँ पे 90% मिलेगा। तो जो पेशेंट आपको रेगुलर योगा क्लास में 2, 4, 10% बेनिफिटेड हो रहा था, मेडिकल योगा क्लास में 90% बेनिफिटेड होने लगे। तो यहाँ 10% हर क्लास में, यहाँ 90% हर क्लास में। तो कौन सा बेहतर है? जाहिर सी बात है कि आपको समझना है। अब दूसरी बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमने ये तो जान लिया कौन सी बीमारी में क्या, लेकिन हमें बीमारी का कारण ही नहीं समझ में आता। अगर किसी ने बोल दिया डायबिटीज है, तो हम पेंक्रियाज को ढूंढ के एकदम लग जाते हैं कि पेंक्रियाज की गलती। किसी ने कह दिया बीपी है, तो हम हार्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि हार्ट ने कुछ गड़बड़ की है इसलिए बीपी है। किसी ने कह दिया कि भाई आपका लिवर फैटी हो गया है, तो हम बस बस लिवर के पीछे पड़ जाते हैं कि लिवर फैटी हो गया है तो लिवर गड़बड़ है। या किसी का लंग्स अगर गड़बड़ है, किसी को अस्थमा हो गया, किसी को ब्रोंकाइटिस है, तो हम बस पीछे पड़ जाते हैं कि लंग्स की गड़बड़ी है, लंग्स में सारी सारी ताकत जोड़ दो। तो ऐसा नहीं होता। आप इवन बैक पेन है तो भी बैक पे असर नहीं होता, या बैक कारण नहीं होता। अगर आपको मानो बैक पेन हो रहा है, तो आप बैक की एक्सरसाइज करा रहे हो, तो संभावना है कि आपको सिर्फ 10% ही इंप्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि बैक पेन के बहुत सारे और कारण हैं। तो जब तक आप बैक पेन की पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझोगे, उसके होने का कारण नहीं समझोगे, तब तक आप उसका सही इलाज कैसे करोगे? तो मेडिकल योगा में हम आपको बीमारी का कारण समझाते हैं कि बीमारी हो क्यों रही है, कौन सा अंग सही नहीं काम कर रहा, उससे पहले पूरा शरीर बताते हैं। तो क्या करते हैं मेडिकल योगा में, पहले पूरा शरीर समझते हैं, फिर बीमारी क्यों आ रही वो समझते हैं। बीमारी को समझने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट होता है, उस ब्लड टेस्ट में क्या होता है, कौन सा एक्सरे है, कौन सा अल्ट्रासाउंड है, कौन सा एमआरआई है, कौन सा सिटी स्कैन है, उसको समझते हैं। और फिर उस बीमारी का इलाज करते हैं योग के माध्यम से। इतना ही नहीं, योग के माध्यम से अकेला इलाज कभी संभव नहीं। तो जरूरी है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हम इस पे न्यूट्रिशन भी कवर करते हैं। तो जब हम मेडिकल योग पढ़ रहे होते हैं, तो हम पहले बीमारी को जानते हैं, बीमारी को जानने के बाद उस बीमारी का कारण क्या था, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, कौन से रिपोर्ट से हमें समझ में आएगा बॉडी इम्प्रूव्ड है या और आपकी कंडीशन वर्स तो नहीं होती जा रही। सो एक तरीके से जैसे आपके डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं आज मॉडर्न साइंस के, उसी तरीके से आप भी इलाज करें, और आप खुद की अपनी एक योगा क्लिनिक बना पाएंगे, जहां पे जैसे डॉक्टरों के पास लोग आते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए, वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन आप खुद लिख पाएंगे, वैसा ही क्लिनिक सेटअप आप बना पाएंगे। हम आपको पूरा सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी मेडिकल योगा क्लिनिक बना सकते हैं और पेशेंट्स को फायदा दे सकते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बहुत सारे लोगों को योग से फायदा होगा, तो बहुत सारी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, शरीर पे बहुत सारा उसका एडवर्स इफेक्ट रुक जाएगा, हमारी आने वाली जनरेशन इंप्रूव हो जाएगी, और आप आर्थिक रूप से बेहतर हो जाएंगे। तो इसमें योगा टीचर का भी फायदा है, योगा टीचर की इनकम भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हम सोसाइटी को बिना मेडिसिन के हेल्दी कर पाएंगे। जब सोसाइटी हेल्दी होगी, तो पूरी जनरेशन हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि एक बीमार पिता एक बीमार बच्चे को जन्म देगा, एक बीमार माँ एक बीमार बच्चे को जन्म देगी। लेकिन अगर स्वस्थ माँ और स्वस्थ पिता है, तो स्वस्थ बच्चा आएगा। ठीक इसी तरीके से हम एक पूरी पीढ़ी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ डायबिटीज, थायराइड, बीपी, ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो पीक पे है। अगर इनको अभी नहीं रोका गया, तो आने वाली जनरेशन को बहुत तकलीफ उठानी
तो अगर आप भी लोगों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी इनकम्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारा मेडिकल योगा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ वुमेन वेलनेस का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि आज फीमेल्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। आज प्रेगनेंसी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इनफर्टिलिटी के 80% केसेस नॉर्मली सॉल्व किए जा सकते हैं आईवीएफ के बिना। तो आप इनफर्टिलिटी पे हेल्प कर सकते हो, पीसीओडी पे हेल्प कर सकते हो, प्रेगनेंसी में आप नेचुरल डिलीवरी तक लेके जा सकते हो, आप मेनोपॉजल जर्नी को बेहतर कर सकते हो, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर अच्छा कर सकते हो। तो आप हमारे दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपनी इच्छा से जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज हमारे दोनों फॉर्मेट पे है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे भी है और लाइव फॉर्मेट पे भी है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आने से एक सुविधा ये हो गई कि आप सुबह दोपहर शाम रात जब मर्जी तब वीडियोस देखिए, और वीडियोस देखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके सॉल्यूशंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी हम लगातार लगे रहते हैं। तो ये पूरा कोर्स आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे अगर देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो उस डाउट को हम सॉल्व करने के पीछे लगे। अगर आप उस पूरे कोर्स को देख रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, फिर आप एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उस एग्जाम में 5 केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करें। 5 केस में से अगर 3 केस भी आपने अच्छे से सॉल्व किए, तो हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और इस सर्टिफिकेट के साथ आप आसानी से अपना मेडिकल योगा क्लिनिक सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी चला सकते। तो हो गया ना आप सर्टिफाइड मेडिकल योगा टीचर। दूसरा, अगर आप इसको लाइव फॉर्मेट पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाएगी, मेरे बस का नहीं है, तो लाइव क्लासेस भी आती रहती है। हम साल में कम से कम 3-4 बैचेस जरूर करते हैं। तो हमारे नए बैचेस आते रहते हैं, जैसे आने वाला बैच हमारा अभी मेडिकल योगा का आफ्टरनून बैच जो है वो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। तो आप अगर लाइव फॉर्मेट पे करना चाहते हो लाइव फॉर्मेट पे कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे कर सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे ये पैसे बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा ये रहता है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे हम लाइव असिस्टेंस भी देते हैं, तो वो देखना समझना सीखना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये दूसरे बोरिंग क्लासेस जैसा नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशन होते हुए भी लाइव जैसा ही फील होता है। तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको रिवर्ट बैक कर लेंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे कोर्स की बात, या मेडिकल योगा क्या है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि पिछले कई हफ्तों से हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं, कि इनफर्टिलिटी। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई प्रॉब्लम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में बहुत तेजी से बदलाव आ, और जब बदलाव इतनी तेजी से आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा खाना रहना सोना जागना हर चीज प्रभावित होगी, जिसकी वजह से हमारा इंडोक्राइन सिस्टम बहुत तेजी से डिस्टर्ब होता है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम ही इनफर्टिलिटी का बड़ा रीजन होता है। तो जो लोग पीछे की क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं, उनके लिए मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या है फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स का तो हमने पिछले हफ्ते बहुत डिटेल डिस्कस कर लिया था। तो इस हफ्ते हम थोड़ा सा मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज की बात कर लेते हैं, कि मेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं। सॉरी, मेल्स का तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया था। फीमेल इनफर्टिलिटी की बात एक बार हम करते हैं, कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं, फिर हम इस इनफर्टिलिटी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी समझने के लिए सबसे पहली चीज होती है फीमेल्स के इन्वेस्टिगेशंस को समझना। तो फीमेल्स के जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है, उनके सहारे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। ठीक है? तो जो फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, वो पहला कारण जो बहुत सामान्यतः देखा जाता है, वो होता है कि किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल कमी हो। फीमेल का जो यूट्रस है वो सही तरीके से ना हो,
मतलब फीमेल की यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, वो अच्छी ना हो, या उसके भीतर किसी तरह की कोई एडिशनल डेवलपमेंट हो रही हो, फाइब्रॉइड्स आ रहे हो, या एंडोमेट्रियम मोटी या पतली है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं है तो इनफर्टिलिटी का पहला कारण इसको समझिए। एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये कम से कम 10 की होनी चाहिए, और ये मेच्योरिटी पे 15 से 18 तक की होनी चाहिए। तो अगर ये 15, 18, 20 तक की एंडोमेट्रियम हो रही है तो कंसीव करना आसान होगा। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस इतनी नहीं हो रही है तो कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो थिन एंडोमेट्रियम या थिक एंडोमेट्रियम दोनों ही इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है? फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, दूसरा बड़ा कारण। अगर फीमेल के यूट्रस में मानिए कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स बन गए हैं जो स्पर्म के रास्ते को ही रोक दें। वैसे तो फाइब्रॉइड्स के साथ कंसीव करना सामान्य सी बात है, बहुत सारी फीमेल्स फाइब्रॉइड्स के साथ कंसीव करती हैं, लेकिन अगर ये फाइब्रॉइड्स ऐसी जगह पे हो जिससे स्पर्म ट्रेवल ना कर पाए फैलोपियन ट्यूब पर, तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो फाइब्रॉइड्स भी दूसरा कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि यूट्रस जो है उसका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाए। तो स्ट्रक्चर गड़बड़ है मतलब यूट्रस या तो रेट्रोवर्टेड है, उसका डायरेक्शन थोड़ा मुड़ा हुआ है, कहीं से दबा हुआ है, या यूट्रस में सूजन है। यूट्रस जो है वो फूला फूला सा है, जिसको बोलते हैं कि यूट्रस में किसी तरह का इंफेक्शन आ गया है, जिसकी वजह से बल्की यूट्रस हो गया। तो अगर बल्की यूट्रस है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, या थिन एंडोमेट्रियम है, थिक एंडोमेट्रियम है, या पॉलिप्स, या अगर यूट्रस के भीतर फाइब्रॉइड्स बने, तो स्ट्रक्चरल कॉज में प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। दूसरा स्ट्रक्चरल कॉज क्या हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब अंदर से आपस में चिपकी हुई है, तो ट्यूब ब्लॉकेज एक बड़ा कारण हो सकता है। स्ट्रक्चरल कॉज में ये सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, जिससे हमें यूट्रस की सही समझ हो और उसके भीतर की लाइनिंग्स की सही समझ हो जाए। तो जब आप पीरियड्स के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन में, पीरियड्स मतलब ब्लीडिंग खत्म होने के 5वें दिन के भीतर करते हो, या मिड साइकिल में करते हो, या डे 21 डे पे जाके करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी हो रही है। फिर यह थिक एंडोमेट्रियम है, वैसे एक अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाता है। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें एक डाई वेजाइनल कैविटी से इंसर्ट करके फैलोपियन ट्यूब तक लेके जाते हैं, जिससे पता चलता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। तो अगर आप एचएसजी की रिपोर्ट देखते हो या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हो तो आसानी से समझ जाओगे कि क्या ये कोई कारण है इनफर्टिलिटी का। नहीं, अगर ये दोनों रिपोर्ट्स ओके हैं तो फिर तीसरा रीजन आता है, क्या ओवरी ओवरी में एग्स की सही मैच्योरिटी नहीं है। आपकी आवाज बहुत धीमी है सर। माफ कीजिए, क्या सभी मैंने स्पीकर लगा रखा है फिर भी मेरे को दिक्कत हो रही है। क्या सभी को धीरे आ रही है? आपकी धीरे ही नहीं आ सर, रही है। हम लोग को यस फ्रेश आ सर। रही है सर, सही है। नो सर, साउंड क्लियर। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा और तेज करने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिनको क्लियर है, तो प्लीज आप थोड़ा सा। सर दूसरा कारण क्या बताया, वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं हुआ। क्या नहीं समझ में आया? सर पहला आपने मतलब कैसे पता कर सकते हैं सोनोग्राफी बोला, फिर दूसरा समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी में क्या करते हैं कि एक डाई इंसर्ट करते हैं, ये कलर एक्सरे होता है जो ये बताता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली है या ब्लॉक्ड है। तो HSG कहलाता है इस शॉर्ट फॉर्म में, और इसको डिटेल में अगर बोले तो हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी कहलाता है। इसके जरिए फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज पता चलती है। ठीक है, तो अब मैं आगे आता हूं
कि ओवरी के भीतर एग की मेच्योरिटी अच्छी है। अगर किसी भी फीमेल में एग अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनफर्टिलिटी के केसेस देख रहे हैं या देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पुअर एग क्वालिटी जो है ये आपको 90% फीमेल में देखने को मिलेगी। अब पुअर एग क्वालिटी जो है, अगर बच्चा कंसीव हो भी गया तो अच्छी संतान नहीं आएगी, क्योंकि जब बीज अच्छी नहीं तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो पुअर एग क्वालिटी से पहले समझिए एग क्वालिटी क्या है। परमात्मा फीमेल्स को करीब 4 लाख एग्स जो है वो देते हैं जन्म के समय। एक फीमेल जब पैदा होती है तो उसके ओवरी में 4 लाख एग्स जो है इमेच्योर फॉलिकल्स के रूप में होते हैं, जिनको समय के साथ मेच्योर होके बच्चा बनने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। इनमें से कोई एक एग जो है वो चाहिए होता है प्रेगनेंसी की। तो जो ये एग्स का टोटल नंबर है, इसको पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं AMH, एंटी मुरेलियन हार्मोन। इसका ब्लड में लेवल देखने से हमें पता चलता है कि फीमेल्स के पास अभी कितने एग्स रिजर्व है। अगर किसी फीमेल के पास ओवेरियन रिजर्व एग्स जो इमेच्योर फॉलिकल्स है उनका नंबर कम है तो संभावना नेचुरली कम हो जाएगी मेच्योर एग की। तो इसलिए ओवेरियन रिजर्व पहले हम पता करते हैं कि कैसा है। तो अगर किसी फीमेल में ओवेरियन रिजर्व किसी कारण से कम है तो हमें क्या करना होगा, अब समझना होगा कि उस ओवेरियन रिजर्व में किस तरीके से हम एक बेहतर एग की कामना कर सकते हैं। तो ओवेरियन रिजर्व को समझना, और फिर अगर ओवेरियन रिजर्व कम है तो उस स्थिति में एग को बेहतर करना, ये समझना होगा आपको। तो हमने AMH टेस्ट से देखा कि आपके पास एग्स का नंबर कितना रह गया है। जितना एग्स का नंबर आपके पास रह गया है उसी हिसाब से संभावना होगी आगे आपकी प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो AMH का नंबर देखा, AMH अगर कम है तो भी ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, संभावना थोड़ी कम जरूर हो जाती है। तो AMH का नंबर देखा। अब AMH का नंबर अगर सही आ रहा है तो दूसरी क्या चीजें देखनी होती हैं, फिर हमें कुछ हॉर्मोन्स देखने होते हैं जो एग को मिच्योर कराते हैं, एग को कंप्लीट करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वहां पे हम टेस्ट करते हैं FSH के लेवल का। पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन FSH का लेवल देख सकते हैं, LH का लेवल देख सकते हैं। अगर ब्लड में LH का लेवल बढ़ा हुआ है तो ओवुलेशन होने में दिक्कत आती है। तो FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स हमें बताते हैं कि एग बाहर आ रहा है समय से कि नहीं। तो अगर FSH का नंबर ज्यादा होगा तो एग की क्वालिटी, एग का नंबर कम है, FSH का नंबर कम होगा तो एग का नंबर अच्छा है। तो FSH और AMH दोनों टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि मेच्योरिटी ठीक हो रही है नहीं रही। LH से हमें पता चल जाएगा एग बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं हमारे जिनको बोलते हैं एंड्रोजन या सीरम टेस्टोस्टेरोन। तो अगर किसी फीमेल में एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है या सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम मानते हैं कि ये PCOD है। तो उसका PCOD के तरीके से फिर इलाज करना होगा। अगर किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ा हुआ है जो जनरली पोस्ट प्रेगनेंसी बढ़ना चाहिए मदर को फीड कराने के लिए, तो प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो भी ये PCOD का कारण है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसा है, एंड्रोजन कैसा है, या सीरम टेस्टोस्टेरोन कैसा है, FSH कैसा है, LH कैसा है, और आपका AMH कैसा है, ये सारे टेस्ट इंटरकनेक्टेड हैं। इनके जरिए हम समझ जाएंगे कि एग की मेच्योरिटी क्यों अच्छे से नहीं होता। कई बार हमें सीरम ईस्ट्रेडियोल, ईस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो प्रोजेस्टेरॉन देखने की जरूरत तब पड़ेगी जब एग मेच्योर तो हो रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं ला रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन हम सेकेंड हाफ में देखते हैं क्योंकि ये इंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको बोलते हैं डे 21 प्रोजेस्टेरॉन, ये बताएगा ओव्यूलेशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा हार्मोन हम ईस्ट्रेडियोल या ईस्ट्रोजन देखते हैं। जब ईस्ट्रेडियोल और एफएसएच के बीच का रेशियो गड़बड़ होता है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है, पीरियड्स छोटे या बड़े होने लगते हैं। तो ये सारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, सब कुछ समझ लेने के बाद अब हमें पता चलता है कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो जो कारण निकल के आया उसका हमने अच्छे से इलाज किया और देखेंगे कि बहुत आसानी से प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको सारे इनफर्टिलिटी के टेस्ट बताए हैं। अगली क्लास में इस टेस्ट की रिपोर्ट के बाद क्या फाइंडिंग्स आती है और उन फाइंडिंग्स के साथ फिर किस तरीके से आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उस पर चर्चा करें। ठीक है, सो अभी हम आपके कुछ सवाल ले लेते हैं। जी शिल्पा जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर एमएच बहुत ही कम है तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शिल्पा जी, अगर एएमएच बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास समय कम है। उसी समय में हमें एक बेहतर एग मेच्योर कराना होगा, मतलब ईस्ट्रोजन और एफएसएच का बैलेंस अच्छा है। जब ईस्ट्रोजन और एफएसएच का बैलेंस अच्छा होगा तो एग की मेच्योरिटी अच्छी होगी। राइट, मतलब पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर अगर आते हैं तो भी इसमें फर्क पड़ेगा सर? फुल पड़ेगा। देखिए, पीरियड्स आना सिर्फ ओव्यूलेशन होना, हम्म। periods आने का मतलब नहीं है कि आप कंसीव भी करें। एग की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ही आप कंसीव करें, नहीं तो क्या होगा, अगर कंसेप्शन हो भी गया तो डिफेक्टेड बच्चा आएगा। कहीं हो सकता है बच्चे का गर्दन ना हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, या कोई और जेनेटिक। सर मेरा एक सर सवाल है। इस सर एक की क्वालिटी जो होती है वो भी क्या हम मतलब उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि एक की क्वालिटी कैसी आ रही है, मतलब बिल्कुल अगर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए शिल्पा जी एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है। हम्म। हमने शायद चर्चा किया था, आप शायद उस सेक्शन में मिस हो गई होगी। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एक किस तरीके से मेच्योर हो रहा है, सही तरीके से मेच्योर हो रहा है, कितने फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये पता लगाया जा सकता है। जब डॉक्टर आईयूआई करता है ना, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस, तो आईयूआई के पहले फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाती है। हाँ तो अभी एक पेशेंट आई है मेरे पास, तो वो उनको आईवीएफ ही सजेस्ट किया है, बट वो तो बोल रहे हैं कि 5 मंथ्स आप रुक जाओ, आप नेचुरल कंसीव करने का प्रयास करो, अगर हो जाता है। बहुत अच्छा टाइम है आपके पास शिल्पा जी, ये कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस पक्का नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। आपके पास पेशेंट्स की भीड़ लगने वाली है अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। सिर्फ सर 3 चीजें पर्सनली, करनी है यहाँ पे हाँ हाँ। आपको। एक तो उनकी एक की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उनका हम्म। क्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करना है, और उनका एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ब्लड फ्लो देखना है अच्छा, दूसरा आपको उनका हेपेटिक आर्टरी का ब्लड फ्लो अच्छा देखना, तीसरा उनका यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी का ब्लड फ्लो बेहतर देखना। ये 3 ब्लड फ्लोज अच्छे कर लीजिए, साथ साथ भूत शुद्धि वाला प्राणायाम कराइए। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि 3 से 5 महीने में कंसेप्शन हो सकता है। बस जरूरत है उनके हस्बैंड को भी टाइमली मॉनिटर करना, क्योंकि हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी क्या है ये भूलना नहीं है आप। ठीक है, तो अगर हस्बैंड की मोर्टेलिटी मोर देन 60% है तो पक्का 5 महीने में कंसीव करेंगे। हाँ क्योंकि डॉक्टर ने 5 मंथ्स का ही टाइम दिया उन्हें कि आप 5 मंथ्स में नेचुरली कंसीव कर लीजिए, बहुत नहीं तो आराम से कर चाहिए। लेंगे शिल्पा जी, बस आप थोड़ा सा शिद्दत से हम्म। लग जाइए उनके साथ, है ना। और अगर बीच में कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हम कनेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे उनका प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरे ब्रदर की वाइफ है, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था। तो अभी वो पहले कंसीव नहीं कर पा रही थी, बट अभी उसने कंसीव किया
ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, तो अभी उसको एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे। तो सर इससे बेटर क्या कर सकते हैं जो कि वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन लगना बड़ी बात नहीं है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का बॉडी एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा बताया है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल की ब्यूटी है। yes, अगर कोई फीमेल अपना आत्मविश्वास खो दे तो आप उसको कितने भी टॉपिकल एप्लीकेशन ईस्ट्रोजन के करिए, कितने भी ईस्ट्रोजन के इंजेक्शंस दीजिए, ना तो उसकी एंडोमेट्रियम रिपेयर होगी और ना ही उसकी कंसेप्शन के चांसेस। तो सबसे पहले आप उनके इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करिए फिजिकल एक्टिविटी से। जब सेलुलर ब्लड वेस्कुलर ब्लड से एक्सचेंज होगा, बॉडी बेटर वे पे जाएगी। दूसरा, आपको उनको गाइड करना होगा सेल्फ करेक्शन के लिए। जब तक उनका आत्मविश्वास अच्छा नहीं होगा, ईस्ट्रोजन का टॉपिकल एप्लीकेशन या इंजेक्टेबल एप्लीकेशन इफेक्टिव ही नहीं है। लिवर सारा का सारा मेटाबलाइज कर ले जाएगा, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ईस्ट्रोजन थेरेपीज मैंने 90% टाइम देखा है फेल होती है। क्योंकि डॉक्टर जो है ना, वो ईस्ट्रोजन थेरेपीज करते हैं लेकिन पेशेंट्स को एजुकेट नहीं करते। जब तक पेशेंट को एजुकेट नहीं करोगे ना, तब तक ईस्ट्रोजन थेरेपी बकवास है। आप देखते हो ना पुरानी फिल्मों में, आपने देखा होगा कि एक लड़की जाती है अपने किसी गुंडे लड़के दोस्त के पास, लड़का क्या करता है, एक टैबलेट मिला के दे देता है, लड़की मदहोश हो जाती है और लड़की का रेप हो जाता है। मेल्स के लिए एक टैबलेट बनती है वियाग्रा, है ना, सिलिंडर सेट्रेट, जिससे उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उनका इरेक्शन बढ़ जाता है। पर फीमेल्स के लिए आज तक कोई टैबलेट या कोई दवाई क्यों नहीं आती? जबकि फीमेल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे पास सिंथेटिक ईस्ट्रोजन है। फिर भी कोई दवाई ना आने के पीछे यही कारण है, क्योंकि फीमेल में ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म और ईस्ट्रोजन का फ्लो दोनों ही साइकोसोमैटिक है। तो जब तक फीमेल मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुष्ट नहीं होती, तब तक ईस्ट्रोजन थेरेपी बकवास। तो आप उनको थोड़ा सेल्फ करेक्शन की चीजें कराइए, उनको भूत शुद्धि कराइए, उनको आप चिदाकाश दर्शन कराइए और आप देखिए बड़े गजब के चेंजेस आए। क्या बोला सर आपने लास्ट में? चिदाकाश दर्शन वाला ध्यान जो हमने डिस्कस किया था, एक पूरा कमरा और वो लाइट वाला। इसके अलावा आप उनको त्राटक करा सकती है, इससे बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलते। सर स्टार्टिंग बनती है, मतलब अभी 15 डेज करीबन हुए हैं, तो अपन करा सकते हैं ना? बिल्कुल करा सकती है संजना जी, क्योंकि देखिए ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन समझनी है। जब तक हम पेशेंट को नहीं समझेंगे ना, हमारी सारी पढ़ाई लिखाई बकवास है। और सर खाने पीने में ऐसा क्या खिलाएं उसको कि वो उसका एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस में आ जाए? संजना जी, फिर मैं आपको बताया कि जब तक दिमाग बेहतर नहीं होगा, तब तक कितना भी फाइटो ईस्ट्रोजन आप खिला लो। देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है। आप नेचुरल ईस्ट्रोजन के लहसुन भी यूज कर सकते हो, टोफू भी यूज कर सकते हो, सोया प्रोडक्ट्स सारे अच्छे होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं फाइटो ईस्ट्रोजन के लिए, बीन्स सारी अच्छी होती हैं। लेकिन उन सबके साथ साथ साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू संजना, बहुत दिनों बाद मिले आप। नमस्ते सर। नमस्कार। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए। प्लीज अपने अपने हाथ खड़े कर लीजिए जिनके सवाल है, तो मैं एक एक करके सीक्वेंस में पूछ सकता हूँ, फिर सवाल लेकर जाऊँ। नमस्ते सर। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हो? ठीक है सर। सर मेरा ये था सर कि बहुत मेल में भी जो है इनफर्टिलिटी की जो है केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें सर कैसे क्योर करें? लास्ट क्लास में आप नहीं थे, मेल बात कर रहे थे, चलिए मैं रिपीट कर देता जी हूँ। मेल इनफर्टिलिटी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेल्स में स्पर्म एनालिसिस समझना। उनमें जो सीमेन की क्वालिटी है और स्पर्म की जो क्वालिटी है, सीमेन और स्पर्म दोनों चीजें अलग हैं। सीमेन जो है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है,
पर जो स्पर्म है वो आपके टेस्टिकुलर के हेल्थ से जुड़े हैं। तो टेस्टिकल्स की हेल्थ जितनी बेहतर होगी उतना ज्यादा अच्छा आपका स्पर्म क्वालिटी होगा। तो पहली चीज, खड़े होके पेशाब करना बुरी चीज है। तो जितने भी लोग खड़े होके यूरिन आउटपुट कर रहे हैं सबके लिए बुरा है। दूसरी चीज, प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज, टेस्टिकुलर टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। सो टेस्टिकुलर टेम्परेचर अच्छा होने के लिए क्या, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने। आजकल आप सुनते हो ना, फोन नहीं जेब में रखना है या लैपटॉप गोद में रख के। सो सब कुछ इसलिए है, आप देखते हो ना मेल के टेस्टिकुलर जब ठंडी आती है तो वो बॉडी से चिपक जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो बॉडी से दूर हो जाते हैं। तो ये स्क्रोटल सैक एक इतना बेहतर थैला भगवान ने बनाया है, इसको हम इंसान सोच भी नहीं सकते। ये टेम्परेचर की नीड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है। तो जब भी आपके टेस्टिकुलर्स पे टेम्परेचर गड़बड़ होगा, स्पर्म मरने लगेगा। तो जितने लोग ये टाइट वाली अंडरवियर पहनते हैं या टाइट वाली जीन्स पहनते हैं, सबके सब अपने स्पर्म क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर आप कोई भी मेहनत का काम कर रहे हो जिसमें आपका हीट बढ़ रहा है, आप देखते हो ना जितने पहलवान है सबका स्पर्म क्वालिटी डल हो जाता है। जितने वो वर्कआउट करने वाले लोग हैं सबका स्पर्म क्वालिटी डल। कारण है क्योंकि बॉडी की हीट बढ़ रही है। सब वो सपोर्ट, जिम सपोर्टर्स और वो वेस्ट वो वाली पहन के सब करते हैं एक्सरसाइज। तो क्या होता है कि टेस्टिकुलर हेल्थ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। और साथ साथ बेचारे वो कुछ स्टेरॉइड्स खा रहे होते हैं, उसका असर होता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि टेस्टिकुलर हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। हमारे पूर्वज आप देखो, बड़े बड़े वो लाइन वाली जो जांघिया होती थी ना, बड़ी बड़ी, सब पहनते थे। अभी हमने अपने अंडरवियर का साइज छोटा 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 कर दिया। ये बड़ा कारण है। दूसरा, हमारी जो पतलून है, पहले जो पतलून हमारे पूर्वज पहनते थे उसमें बीच में बड़ी जगह होती थी, सो दैट उनके लेग्स का मूवमेंट अच्छा होता है। आज हम जब बैठते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब भी आपको टेस्टिकुलर एरिया पे बहुत टाइटनेस होगी तो हीट मिलेगी, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो स्पर्म जो है कई चीजों पर बेस्ड होता है। एक तो टेस्टिकुलर आर्टरी पे ब्लड सप्लाई कैसी है, दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन कैसा है, तीसरी चीज, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री ठंडा आपके टेस्टिकुलर्स होने चाहिए। अगर टेस्टिकुलर का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम है, स्पर्म सारे मर जाएंगे। तो ये हमेशा 2 डिग्री ठंडे रहते हैं। तो टेस्टिकुलर टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अच्छी हो गई तो फिर कहीं बात आती है आपके स्ट्रेस लेवल की, क्योंकि मेल में इनफर्टिलिटी जो है सिर्फ स्पर्म हेल्थ से नहीं होती। मेल में इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये इरेक्शन बहुत टाइम साइकोलॉजिकल होता है, सम टाइम फिजियोलॉजिकल होता है। तो अगर फिजियोलॉजिकल है तो 100% क्यूरेबल है, एक्सरसाइज से, डाइट से 100% क्यूरेबल है। लेकिन अगर ये साइकोलॉजिकल है तो फिर इसका इलाज सिर्फ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करके ही किया जा सकता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और स्पर्म क्वालिटी, ये दोनों ही चीजें जो है इनफर्टिलिटी का कारण है। क्योंकि जब आप देखते हो ना मेल का इजैकुलेशन होता है, जब स्पर्म बाहर आते हैं, सीमेन बाहर आता है, तो पिचकारी जैसा तेजी से आता है। लेकिन जब आपका इजैकुलेशन गड़बड़ हो तो क्या होगा, ये बहुत धीरे से निकलेगा। या आपके सीमेन की क्वांटिटी कम है, सीमेन का वॉल्यूम कम है, तो ये बहुत धीरे से आएगा। तो ये क्या होगा, ग्लैंड्स पेनिस के आसपास ही लग जाए। तो इनको ट्रेवल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए एक प्रोसेस किया जाता है IUI। इसमें क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू यूट्रस में ले जाके उसको पिचकारी छोड़ दी जाती है। तो नेचुरली आपके सीमेन पिचकारी से बाहर आने चाहिए। तो अगर किसी मेल में ये पिचकारी से बाहर नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम, तो कंसेप्शन में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर जो लोग बताते हैं ऐसे पैर उठाओ, ये करो, ये पोजीशन, सब वाहियात। सबसे ज्यादा जरूरत है आपके सीमेन की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी। तो ये 3 चीजों पे मेंटेन होगी। इसमें न्यूट्रिशन बड़ा रोल है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत सारी चीजें। तो हम मेल का किसी दिन और फिर से रिपीट कर लेंगे। पर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो पक्का मेल इनफर्टिलिटी पे अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं।
सर जो हर्निया की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सर देखने को मिलता है इसमें, जो एक्सरसाइज के दौरान कुछ लोग जो है टाइट अगर नहीं पहनते तो हर्निया की प्रॉब्लम जो देखने को मिलता देखिए, है। हार्निया तब होगा जब पेरिटोनियम कमजोर होगा। आप मेरे साथ मेडिकल योगा में थे ना रितेश? नहीं सर, मैंने नहीं अच्छा, मेरे दोस्त सॉरी, ने ये कंडक्ट तो करा। दूसरे बुक में। सो देखिए, जब भी पेरिटोनियल कैविटी वीक होगी तभी हार्निया होगी। हार्निया के पीछे रीजन पेरिटोनियल कैविटी है, सपोर्टर में। ये मिथ है, ठीक है। क्योंकि सर मेनली जो है मतलब मैं बहुत लोगों से मिलता तो वो यही कह के जो मतलब वो टाइट जो सपोर्टर जो है वो वेयर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मतलब हार्निया बिल्कुल जो है गलत है। प्रॉब्लम्स। सपोर्टर्स पहनना बिल्कुल गलत बात है। हाँ, सपोर्टर्स तब पहनने हैं जब आपका पेरिटोनियम कमजोर हो, और वो भी तब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। पेरिटोनियम कमजोर है तब। पेरिटोनियम को मजबूत करो ना। अगर पेरिटोनियम कमजोर है तो हैवी वेट तो उठाना ही नहीं चाहिए। जब तक आपके पेरिटोनियल की टोनिंग नहीं होती, पेरिटोनियल स्ट्रेंथन नहीं करते, तब तक आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। तो सपोर्टर्स की नीड वैसे ही खत्म हो गई। हाँ। अ, थैंक यू सर। जी, थैंक यू रितेश। पूजा और साची जी। जी सर। जी जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड है, तो उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है, उसका साइज बड़ा हो गया है, लेकिन ये लाइलाज है, इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। तो वो मुझसे कह रही थी मैं योगा करूं कि मैं नहीं करूं, कि मैं स्टॉप कर दूं। वो 21 डे वाली उसको एक उन्होंने टैबलेट दी है कुछ हॉर्मोन्स की, और बोले इससे तुम 3-4 महीने खाओगी तो वो ठीक हो जाएगा। पूजा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बल्कि यूट्रस की। जी। ये यही जी सर। चीज है, बल्कि यूट्रस। बल्कि यूट्रस होने के पीछे कारण ये होता है कि यूट्रस के ऊपर सूजन आ जाती है, ठीक। जी 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 सर। तो कहीं पे भी सूजन जब आती है तो उसका साइंस ये कहता है कि सेल्स में जब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो अपने डिफेंस के लिए अपने आसपास वो थोड़ा एरिया कवर करके रखते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में जरूरत हो तो उसका उपयोग कर सके। तो फ्लूइड का कलेक्शन ही सूजन बनता है। तो जब आप अपने यूट्रस पे अच्छी ब्लड सप्लाई करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे यूट्रस को लगेगा कि अब अच्छा खाना मिलने लगा है, तो वो ये रिमूव कर देगा। दवाई से यूट्रस में ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। तो सर इसका इलाज क्या है सर, मतलब कुछ अगर कुछ उसको योग सजेशन देना हो। सबसे अच्छा सजेशन योग है। मैं अब तक बहुत सारी फीमेल्स में सिर्फ योग और मिट्टी के इलाज से जो यूट्रस की सूजन है ना, जिसको आप कह रहे हैं बल्कि यूट्रस की कंडीशन, ये बहुत सारी फीमेल्स का ठीक किया है। तो आपको सिर्फ योग का सही अभ्यास कराना है उनको, और साथ साथ उनको मिट्टी का इलाज एडवाइस कर देना है, जो मिट्टी की पट्टी लगाते हैं ना लोअर एब्डोमेन पे। इससे देखिए 1.5-2 महीने जाते जाते उनके यूट्रस की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। अच्छा, तो सर योगाभ्यास में मतलब पर्टिकुलर ऐसे कुछ कौन से आसन उनको करने के लिए बिल्कुल, कहें। ये पूरा पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। ये ऐसा एक आसन से नहीं होगा। उनके जी पहले जी जी। पहले आपको केस स्टडी नोट करनी होगी। सो उनकी केस स्टडी नोट करिएगा, उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो केस सर स्टडी। इसका रीजन क्या है सर, मतलब यूट्रस में स्वेलिंग आने का रीजन, इसे कंसेप्शन भी नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीजें उसको। तब आती है जब यूट्रस को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। बताया तो मैंने अच्छा। रीजन। जी 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 सर। अब यूट्रस को ब्लड सप्लाई क्यों कम मिलता है? लेकिन सर वो क्योंकि तो प्रैक्टिस में है, वो डेली योगा भी करती थी, सब कुछ कर रही थी, गलत फिर भी। योगा करती है पूजा जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको इतनी देर से अच्छा। यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने लोग योगा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब अच्छा योगा करते हैं। एक बात जी सर। बताइए, आपको रोटी खानी चाहिए एक, जी सर। लेकिन कोई आपको बोल दिया कि रोटी खाना जहर है, आपने छोड़ दिया, तो जो रोटी खाने का फायदा है वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी सर। अब आपको रोटी खानी चाहिए एक। किसी ने बोला गेहूं बहुत अच्छी चीज है। अब आप पूरे दिन भर कभी गेहूं का आटे का हलवा बना रहे हो, कभी रोटी बना रहे हो, कभी पकौड़े बना रहे हो, कभी कुछ, तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं। योग अच्छी चीज है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो।
अगर कोई सेहतमंद होना चाहता है, अगर कोई बिना बीमारी का है, तो वो कुछ भी कर ले उसको फायदा होगा। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको सही योग करना पड़ेगा। जी सर। ठीक, तो आप पहले उनकी केस स्टडी पूरी तैयार कीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे क्या कैसे करने से उनको इम्प्रूव। जी 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 सर। थैंक यू। थैंक यू सर। साक्षी जी। मुझे लग रहा है साक्षी जी तक आवाज नहीं जा रही, तो अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है तो हम उनको ले सकते सर वही ले लेती हूँ ना, अपना ही केस। हैं। ठीक है संजना, आपका केस ही ले लेते हैं, बोले। सर मेरे को है ना, यूट्रस में सिस्ट हो गए थे। जी। वो छोटे तो हो गए हैं पर अभी वो खत्म नहीं हुए, उनको खत्म करने के लिए आप मुझे सजेस्ट कीजिए। संजना, शायद इस पर हमारी बात हो चुकी है। इसका कारण भी बताया था मैंने आपको। आपके सर ब्रेन छोटे हो गए हैं। आपके ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब सर भी अब तो मुझे गुस्सा भी कम आने लग गया है। देखिए संजना, मुझे चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक, तो अगर आप उस कंडीशन को इम्प्रूव करते जाओगे, आपका जो यूट्रस का ये सिस्ट है या यूट्रस पे जो डेवलपमेंट हो रही, वो नेचुरली रिड्यूस होगी, खत्म कभी नहीं होगी। झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं। एक बार अगर कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, स्ट्रक्चर नहीं खत्म होगा। अगर किसी ने कोई दीवार बना ली है, तो जब तक योगी जी का बुलडोजर आके नहीं तोड़ेगा, मतलब सर्जरी नहीं होगी, तब तक वो दीवार वहीं रहेगी। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी दो चार ईंटें इधर उधर बारिश से इधर उधर गिर जाए और दीवार थोड़ी छोटी हो जाए। तो इसलिए संजना, अभी आपको ये करना है कि उसको वहीं पे रोकना है, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है सर हेलो वही हेलो सर। जी। साक्षी भी कुछ कह रही है, पूजा उनका, उनको ले लेते हैं फिर आप जी 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 जी। जी साक्षी बोलिए। सर मैं सची है। और सर यूट्रस में एक्चुअली मेरे स्मॉल साइज बता रहे हैं डॉक्टर्स। 2.7 mm मतलब मिनिमम है जो, तो वो बोल रहे हैं। और ये इंक्रीज कैसे हो? माफ कीजिए साक्षी, ये बना है छोटा, तो इंक्रीज होने की चांसेस थोड़े कम है। हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ने से थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ सकता है। लेकिन अगर किसी का यूट्रस बना ही छोटा है, हमारी बॉडी जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो अकॉर्डिंगली सब कुछ बढ़ता है। एक एवरेज यूट्रस जो है वो करीब 50 ग्राम का यूट्रस होता है, 60 ग्राम का। ठीक, जी जी तो जब एक फीमेल 5'2", 5'4", 5'5", 5'6" की होती है, तो अकॉर्डिंगली 60 ग्राम, 62 ग्राम, 65 ग्राम, 68 ग्राम, 70 ग्राम ऐसे यूट्रस होता है। जी तो अगर फीमेल की ऊंचाई बढ़ेगी तो उसका यूट्रस भी बढ़ेगा। एक उम्र के बाद ऊंचाई रुक जाती है तो यूट्रस बढ़ना भी रुक जाता है। अब यूट्रस दोबारा कब बढ़ता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो एक हार्मोन आता है रिलैक्सिन, जो कि प्रोजेस्टेरोन का एक सब्स्टिट्यूट है, जिसकी वजह से यूट्रस में डेवलपमेंट होते हैं। ठीक, तो सर जैसे मेरा पीरियड जो था 2 इयर्स मतलब 2 साल तक कंटिन्यू, जब स्टार्ट हुआ तो 2 साल तक कंटिन्यू आया। फिर उसके बाद से एकदम से मतलब बंद ही हो गया जैसे बोलते हैं। फिर जब इलाज टेस्ट और ये सब करवाया, तब मैम लोगों ने बताया कि आपका यूट्रस छोटा है, इस वजह से आपको मतलब पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो सर ऐसा क्यों? और फिर होना भी नहीं चाहिए ना, जब यूट्रस छोटा है तो पीरियड्स बोलते हैं कि शायद नहीं आता है स्टार्टिंग में ही। देखिए क्या होता है कि आपका यूट्रस इतना छोटा नहीं, आपकी फिजियोलॉजी बेहतर हुई जिसकी वजह से पीरियड्स आए। फिर जब फिजियोलॉजी गड़बड़ हुई तो पीरियड्स रुक गए। फिर दोबारा मेडिसिनल सपोर्ट से आपकी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव किया गया, तो फिर से पीरियड्स आने लगे। पीरियड्स आने के लिए इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है, ओव्यूलेशन जरूरी है। तो अगर ओव्यूलेशन हुआ, इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट हुई, तो पीरियड्स आएंगे। लेकिन अब जैसे किसी का कमरे का साइज जो है 10 बाई 10 होता है, किसी का 40 बाई 60 भी होता है।
जी तो ये तो उसकी पर्सनल इंटरेस्ट पे है ना। तो अब परमात्मा की ऐसी इच्छा थी कि उन्होंने आपका यूट्रस छोटा कर दिया। तो इस चीज को क्यों हुआ, उसका जवाब शायद यही है कि जब तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था तो आपकी बॉडी ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से आपका यूट्रस छोटा। सर सर, तो एक मतलब क्वेश्चन। कुछ एग क्वालिटी या फिर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है आगे, मतलब और सर कैसे देखिए, हम जब करें? तक मैं आपकी रिपोर्ट्स ना देखूं तब तक इस पे कोई टिप्पणी करना थोड़ी समझदारी नहीं होगी। तो तो सर मैं कैसे आपको मतलब आप सेंड कर मुझे सकती हूँ? व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा, अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो मैं जरूर आपको रीच आऊँ। ठीक है, थैंक यू। जी सर सर मेरा क्वेश्चन है। सर कुछ लेडीज को पीरियड टाइम में पेन आता है, क्या रीजन है उसका? दीदी, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई, आपकी स्क्रीन भी चला गया। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही अभी? हाँ, अभी ठीक है। सर कुछ लेडीज को या गर्ल्स को पेन आता है पीरियड टाइम में, उसका रीजन क्या है और वो कैसे सही हो सकता है? पीरियड्स में पेन होना, हाँ जी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज, ये तो बहुत आसान सी बात है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, माफ कीजिए मुझे, रिंकी, इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो दे सकते हैं। तो मैं इसका जवाब चाहूंगा कि कोई हमारे जी बीच सर, से दे। मालूम मेरे को भी है पर पूरी तरह नहीं है, थोड़ा और डिटेल में पूछना था मेरे को। नहीं नहीं, मैं बहुत डिटेल में आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। बस मैं हाँ, 2 मिनट आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं गया और आया। तब तक ओके। मैं इसके जवाब के लिए असाइन करके जाता हूँ दीपिका जी को या शिल्पा। शिल्पा जी, आप बताएंगी? सर, हाँ मेरा नाम गीता है, ये मेरा लैपटॉप बेटी के नाम से है। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके। तो शिल्पा, आप जवाब देंगी या कोई और देने वाला है? कौन देने वाला है इसका जवाब? अनु, आप देंगी? मानसी जी, आप? कौन देगा? सर मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल, इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं आपको हाँ जी थोड़ी सर, हिंट अच्छा। जरूर दे देता हूँ कि इनका जवाब क्या होगा। इनका जवाब होगा, एक तो पहले इन्होंने कहा कि किसी को पेन आता है, किसी को पेन नहीं आता, तो पेन आने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन, राइट। लेकिन ऑक्सीटोसिन के साथ साथ अच्छी इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो अगर इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट के बाद लास्ट में ईस्ट्रोजन बूस्ट होगा तो दिक्कत आएगी, राइट। तो आप ये जवाब इनको दीजिए, मैं बस 2 मिनट में आया। सर ने दे ही दिया है पूरा जवाब, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही सर ने बताया है कि आपका ऑक्सीटोसिन अगर अच्छे से आएगा और एंडोमेट्रियम अच्छे से बनेगी, तो मेन आपका माइंड वही है कि मेंटल स्ट्रेस जितना कम रहेगा उतना आपका ये जो होते हैं पेन्स वगैरह वो कम हो जाते हैं। ठीक है। तो मेंटली अगर आप रिलैक्स हैं, सब कुछ है, तो आप इसीलिए कई लड़कियों को पेन आते हैं, कई लड़कियों को नहीं आते। एक खान पान आपका अगर बहुत ज्यादा जंक फूड आजकल लड़कियां लेती हैं, तो भी आपका लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। बहुत लेट सोना, बहुत, और कुछ एक्सरसाइज ना करना, मतलब ये हाँ भी एक वो। कारण होता है। व्यायाम अगर नहीं करती लड़कियां तो भी बराबर से उनकी एंडोमेट्रियम अच्छे से नहीं बन पाती है, और वो जो ऑक्सीटोसिन जो मेन होता है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है। अगर वो अच्छे से रिलीज नहीं होगा तो नेचुरली आपके पीरियड्स में जो है क्रैम्प्स बहुत आते हैं, वो चीज रहती है। तो सबसे पहले तो हमें लाइफ स्टाइल और जो उनका वो चीज है, लाइफ स्टाइल को देखना होगा। लाइफ स्टाइल उनकी कैसी है, उनका खान पान देखना होगा कि उनका खान पान कैसा है। ठीक है। और उसके बाद उनको योगा के लिए, और जो सर बताते हैं कि यूट्रस वगैरह में जैसे हमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है, ओवरी वगैरह में जो चीजें हैं, और सूर्य नमस्कार वगैरह, ये सब चीजें उनके लिए बहुत हेल्प करेंगी। जैसे तो मंडूकासन वगैरह हो गया हाँ, ये। और जैसे उसके बाद उनको चिदाकाश धारणा जो सर बताते हैं, भूत शुद्धि प्राणायाम, मतलब माइंड रिलैक्सेशन के लिए कुछ हम शुद्धि प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है?
कौन सा वाला वो बोला अभी आपने? ऐसा होता है कि राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, 5 टाइम्स ये करते हैं, फिर लेफ्ट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, ओके, फिर दोनों दोनों बार नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, ऐसे 5 राउंड्स करते हैं। ठीक दो है। लास्ट में दोनों नोस्ट्रिल से बराबर छोड़ना है और लेना है। हाँ 5 सेट। शिल्पा जी नहीं 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 नहीं, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर, ऐसे नहीं, भूत शुद्धि करके कुछ नहीं होगा इनमें। नहीं, प्राणायाम भूत शुद्धि नहीं, इसके साथ मैंने बताया कि थोड़ा सा अगर माइंड रिलैक्स रहेगा तो वो भूत शुद्धि। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है शिल्पा जी, जिसकी वजह से मैं इसीलिए बोला कि आप जवाब दीजिए। जब तक आप केस स्टडी नहीं समझोगे, अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो क्या होगा पता है, तीर चला रहे हो, लग गया तो वाह वाह, नहीं लगा तो गड़बड़। तो कभी भी जब भी जवाब दे, मैं कभी भी, आप देखते हो ग्रुप में कभी मैं बताता हूँ ये आसन कर लो वो आसन कर, कभी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे केस डिस्कस करने दीजिए, मुझे अपनी डिटेल्स दीजिए, तब मैं रिप्लाई। तो हमेशा जब भी किसी को एडवाइस करें, इससे आपकी साख खराब होगी कि अरे इसको कुछ नहीं आता, जो उसने बताया खराब, और योग टीचर की इज्जत खराब होगी, क्योंकि रेंडमली कोई फायदा। सबसे जरूरी है योग टीचर्स को पहले केस स्टडी समझना, राइट। उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, एक बार प्लीज फिर से सवाल अपना उल्टा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। तो वही कि कुछ लोगों को पीरियड टाइम में पेन ज्यादा होता है, कुछ को नहीं होता है, मतलब नॉर्मली रहता है। राइट, तो अब पीरियड्स टाइम पे पेन होने के पीछे शिल्पा जी, मैंने आपको इसलिए दोनों थ्योरी दी थी, पहली थ्योरी आपने पकड़ ली, दूसरी छोड़ दी, राइट। मैंने आपको 2 थ्योरी दी थी। पहली थ्योरी दी थी कि अगर किसी फीमेल को ऑक्सीटोसिन सही से रिलीज नहीं होता तो क्या होगा, उसको ज्यादा क्रैम्प्स आएंगे, राइट। अब ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज हो रहा है, इट मींस आपने तुरंत रिलेट किया क्रेनियल प्रेशर होगा, ठीक कह रहा हूं मैं। तो क्रेनियल प्रेशर की वजह से पहले एफएसएच और ईस्ट्रोजन डिस्टर्ब नहीं हो सकते, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रेशियो नहीं डिस्टर्ब हो सकते, सिर्फ ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब होगा। वो तो पूरा ही होगा ना, मैं क्रेनियल प्रेशर से तो आपके हार्मोन पूरे ही डिस्टर्ब होंगे। तो फिर बट अगर पीरियड टाइम सही से आ रहा है तो सर वो मतलब आपका पीरियड, मतलब आपका जो हार्मोनल जो वो नहीं बैलेंस है नहीं, वो तो सही यही रहेगा गलती ना। हो गई आप देखिए, यही हाँ आपने एक चीज मिस कर दी। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए इस डिस्कशन के पीछे रीजन क्या है, कि उनको सीखने की ललक और बढ़ती जाए। देखिए क्या होता है कि जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो बढ़ता है नेक्स्ट 14 डेज पे, आप समझ पा रहे हो ना इसको पिंकी, आप क्लियर कर पा रहे हो। हाँ, सर थोड़ा थोड़ा। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो जब आफ्टर 14 डेज बढ़ता है, तो ये रेशियो आता है किससे, कार्पस ल्यूटियम से। अब जब कार्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, उस बीच अगर क्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन नेचुरली बढ़ जाएगा। तो जब ईस्ट्रोजन परसेंटेज बढ़ गया तो प्रोजेस्टेरोन परसेंटेज क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। जिसकी वजह से गलती क्या होगी कि जिस टाइम पे ईस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे भी ईस्ट्रोजन फील होगा। तो हमें क्या पूछना है, फीमेल की उम्र कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, काम क्या करती है, अर्बन सोसाइटी में है या रूरल सोसाइटी में है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, फीमेल की लाइफस्टाइल, फीमेल का साइकोसोमेटिक बैकग्राउंड। तो अगर किसी फीमेल का साइकोसोमेटिक बैकग्राउंड मिला, कोई अर्बन फीमेल है जो थोड़ा लिटिल लिटिल लगा रही है, तो क्या होगा, उसका ईस्ट्रोजन क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग इन्फ्लुएंस। सराउंडिंग इन्फ्लुएंस अगर किसी का ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो उसको फिर क्या करना चाहिए, उसी तरीके से उसको सबसाइड भी करना पड़ेगा। आप कोई अगर मैरिड फीमेल है, हस्बैंड वाइफ के इंटरक्शन ठीक नहीं है, तो क्या होगा, नेचुरली ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, एक लेवल के बाद डीप कर जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहीं पे दूसरा सिनेरियो देखिए कि कोई ऐसी फीमेल है जो अर्बन सोसाइटी पे मैरिड है, पर वो बहुत
हैक्टिक लाइफस्टाइल पे है, बच्चे हैं वो 30, 35, 60, 35, 36 की एज में, माफ कीजिए, 35, 36 की एज में है, नेचुरली उसका फैट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब ये जो फाइटोइस्ट्रोजेंस है इन्होंने बढ़ के उसका पेन बढ़ा दिया। तो हमें क्या करना होगा, हमें पेन की हिस्ट्री देखनी होगी कि पेन कब बढ़ा है। क्या मेनार्की एज में पेन बढ़ रहा है, या उसके 24, 25 की एज में पेन बढ़ रहा है, 30, 35 की एज में पेन बढ़ रहा है। तो हर एज में पेन बढ़ने का कारण डिफरेंट हुआ ना। सर कई लोगों को तो स्टार्टिंग से और एंड तक रहता है, ऐसा नहीं होता। कई लोगों को मीनार्की में भी रहता है, कई लोगों को मीडियल जो आपका एज है उसमें भी रहता वही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी हम्म। कोई तो सर मुझे लगता कंडीशन है है। स्ट्रेस भी कोई कारण नहीं है। काफी लोगों को स्ट्रेस भी होता है तब भी उनका नॉर्मली रहता है, नहीं कुछ नहीं लोगों को नहीं, नहीं भी होता है तब भी होता है। यही तो गलती कर रहे हो आप। देखिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी आप स्ट्रेस का नाम दे रहे हो। अगर किसी को शुरू से बराबर रह रहा है तो फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी है, लिवर कारण होगा। अगर किसी को मेनार्की 2 टिल अभी तक उसको पेन रह रहा है, 30, 32 साल हो गए या 15, 17 साल हो गए, तो लिवर गड़बड़ है, तो लिवर पे काम करना पड़ेगा। अगर उसको शादी के बाद थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तो पेन बढ़ा, तो लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा रीजन क्या है। लेकिन पेन के दो ही रीजन होते हैं। अगर किसी भी फीमेल को पेन हो रहा है तो दो ही रीजन होते हैं। एक तो सही तरीके से ऑक्सीटोसिन ना बूस्ट होना, दूसरा अनइवन ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन। अनइवन ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन को मेंटेन करना ये थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये कई बार साइकोसोमेटिक होता है, कई बार फिजियोलॉजिकल होता है। तो अगर फिजियोलॉजिकल है तो फिर फिजियोलॉजिकल तरीके से ठीक होगा, साइकोसोमेटिक है तो फिर साइकोलॉजिकल तरीके से ठीक। तो इसके लिए जरूरी है फीमेल से बात करना, उसकी कंडीशंस को समझना। अगर आप उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को नहीं इंप्रूव करोगे, आप कभी उसको ठीक नहीं कर पाओगे। सर इसका कोई टेस्ट होता है? मान लो हमें नहीं पता है या वो भी नहीं बताना चाह रही है, तो टेस्ट के थ्रू भी पता चलता है कि ये हाँ इसका रीजन बिल्कुल, क्या है? इसका बहुत अच्छा तरीका डे 21 प्रोजेस्टेरोन देखना। अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है, तो डे 21 प्रोजेस्टेरोन देख लीजिए। डे 21 प्रोजेस्टेरोन कम आएगा, वो मत बताए। देखिए, जहां तक फिजियोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी में सब कुछ साइंस है। आप बोलो ना बोलो, पेशेंट देख के समझ में आ जाएगा। तो डे 21 प्रोजेस्टेरोन जब भी किसी का लो होगा तो नेचुरली ईस्ट्रोजन बूस्ट होगा। अगर 21 के बाद लो रहेगा? लो क्यों होगा भाई, डे 21 प्रोजेस्टेरोन हाई होना चाहिए। ओके। डे 21 प्रोजेस्टेरोन ये बताता है कि सही से ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट ठीक हो रही नहीं हो रही। तो डे 21 प्रोजेस्टेरोन देख लो, हो जाएगा। अब ये डे 21 प्रोजेस्टेरोन भी सही तरीके से देखा तो दिक्कत। अब मानो किसी के पीरियड्स 30 दिन के हैं, तो 21 डे पे देखने से नहीं मिलेगा, 23 डे पे देखने से मिलेगा। पीरियड जितने दिनों का है उसमें 7 डेज माइनस कर दीजिए और उस दिन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को देख लीजिए। अरे आप सब पीरियड स्किप करने वाली दवाई खाते हो ना, कभी पूजा है, कभी हस्बैंड के साथ पार्टी पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो कि आप वो वाली वो टेबलेट बहुत पेनफुल होती है, बाद में जो बहुत पेनफुली आता है उसमें। बिल्कुल वही तो है, वही तो है, प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ होता है। उसमें आप क्या काफी लोग खाते हो, उसमें आप सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन खाते हो। सर तो मैंने भी यही तो जवाब दिया था सर की, जैसे अगर आपका ये एंडोमेट्रियम का दिया, फिर मैंने कहा आपको लाइफ स्टाइल, ठीक है वो हमने आपने एक इलाज जो बताया वो ठीक नहीं था। जब तक पेशेंट नहीं समझो तब तक पब्लिकली इलाज मत बताओ। नहीं, तो वो चीज है ना सर की, जैसे अगर लाइफ स्टाइल अगर हम देख रहे हैं, लाइफ स्टाइल करेक्शन में हम उनकी लाइफ स्टाइल तो लाइफ समझेंगे ही ना, स्टाइल तभी तो करेक्शन हम क्या लाइफ होता स्टाइल है, करेक्शन आप करेंगे। एक मिनट, लाइफ स्टाइल करेक्शन में क्या चेंज करने को बोलेंगे। हम सब अपने जीवन में हीरो होते हैं, ठीक, हम सब अपनी लाइफ में हीरो होते हैं। अगर कोई हमसे पूछे ना आपकी लाइफ स्टाइल कैसी, अरे यार सब बहुत अच्छा है, बस थोड़ी रात की नींद डिस्टर्ब रहती है बस, है ना। मैं तो बहुत हेल्दी खाता हूँ, कभी कभार मैं दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत
बियर या वाइन ले लेता हूँ, मतलब भाई मेरी मेरी डाइट बहुत हेल्थी है। लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल बेसिकली आपका पीनियल ग्लैंड है। अगर आपका पीनियल ग्लैंड अच्छा काम कर रहा है तो आप बियर पी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप समोसे पकोड़े खा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर पीनियल ग्लैंड गड़बड़ काम कर रहा है तो आप उबला हुआ खाना खा रहे हैं तो भी गड़बड़ है। राइट? इस पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, अच्छे से आपको याद होगा कि स्टमक पे अगर HCl का सिक्रेशन अच्छा है तो मीराबाई ने विष का प्याला भी पी लिया था और सब हरे हरे था। सर लेकिन बहुत आजकल जो चल रहा है उसमें कहाँ आप शिल्पा जी, मतलब बहुत कम। शिल्पा जी देखिए देखिए, एक यही चीज मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब तक आप अपनी चीजों पे खुद विश्वास नहीं करोगे, आप कभी भी योग को चिकित्सकीय उद्देश्य में बेहतर नहीं कर पाओगे। 90 पेशेंट का इलाज करोगे, 10 का फायदा होगा, बाकी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। हम्म, तो इसलिए कभी भी यौगिक मैनेजमेंट करें तो हर पेशेंट की डिटेल केस स्टडी जरूर करें। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये आपको मैंने टारगेट नहीं किया, आप मेरी बड़ी बहन है मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम सब अक्सर ये गलती करते हैं। जब कोई हमसे बोलता है कि यार डायबिटीज है तो तुरंत बोलते हैं मंडूकासन किया करो। अरे यार गैस बहुत बन रही, वज्रासन में बैठा करो। और यही करते करते हमने योग का भविष्य खराब किया। ठीक है? तो सर आई हैव अ क्वेश्चन। ये रिंकी जी, इसका जो बहुत अच्छा रिप्लाई है वो यही है कि आप अपने पेशेंट की पहले एक बार स्टडी करो, समझो कि उसको पेन्स क्यों आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, उस बीच क्या चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस को वापस बैक टू स्क्वायर करोगे, चीजें इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि किसी भी फीमेल को पीरियड्स होना बिल्कुल नेचुरल फिनोमेनन, आप बने ही पीरियड्स के लिए हो। तो पेनफुल पीरियड्स तो नहीं भगवान बनाएंगे। आप खुद सोचो, भगवान अगर किसी फीमेल को रोज पीरियड दे तो उनकी सोच तो कहीं नहीं होगी कि इसको दिक्कत हो, तकलीफ हो, दर्द हो। तो अगर किसी भी फीमेल को पेन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी डिस्टर्ब चल रही है। तो उस डिस्टर्ब पॉइंट को ढूंढना होगा, क्योंकि हर फीमेल की लाइफ में अलग अलग तरह के चैलेंज है ना। किसी का हो सकता है सिर्फ खाने की वजह से पीरियड्स पे पेन होता हो। अब सोचिए, कोई भी फीमेल अगर सोया प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम कर रही होगी, दूध ज्यादा गलत सोर्स का कंज्यूम कर रही होगी, या उसका थोड़ा वजन ज्यादा होगा, तो भी उसको पीरियड्स में पेन हो सकता है। अच्छा, सोया लेने से पेन होता है? सबको नहीं, सबको नहीं। अच्छा। सोया में फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं। अगर सोया के सीड्स खा रहे हो, या सोया का वो जो खली वाला वो आता है ना, जो सोया चंक्स, वो खा रहे हो, या सोया चाप खा रहे हो, सब में अलग अलग फाइटो ईस्ट्रोजन्स है। आप ब्रोकली खा रहे हो या गोभी खा रहे हो, इससे भी हो सकता है आपको पीरियड्स में पेन आ रहा हो। क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और सर ये भी तो हो सकता है पानी की क्वांटिटी कम लेने से भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पानी कम पियोगे तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। सो एक कारण नहीं है, इसीलिए पेशेंट को डिटेल स्टडी जरूर करिए। और सर एक और मैंने देखा, ट्रैवलिंग के टाइम में लेडीज को स्टेबल नहीं रहता है पीरियड का, काफी का सुना है मैंने, तो उसका क्या रीजन है? ट्रेवलिंग के टाइम पे स्टेबल रहता है। स्टेबल नहीं रहता है मतलब वो फ्लो नहीं रहता है, स्टॉप हो जाता है कुछ ना कुछ, काफी से सुना है मैंने कि जब ट्रेवलिंग में होते हैं तो उस टाइम में हमारा फ्लो रुक जाता है, वैसा नहीं रहता जैसे सेकंड डे में भी आप हो तो तब भी थोड़ा फ्लो कम रहता इसका सरल सा देखिए, ब्लीडिंग फेज जो है वो पूरी तरह से आपके हाइपोथैलेमस की हेल्थ पे है। अगर हाइपोथैलेमस अच्छा है, ब्लीडिंग अच्छी होगी। अब यूजली क्या होता है, पहले दिन अगर किसी को थोड़ी कम ब्लीडिंग है, दूसरे दिन हैवी ब्लीडिंग है, तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम। है। ठीक? किसी को क्या होता है, पहले दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन कम।
किसी किसी को क्या होता है पहले दूसरे दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तीसरे दिन करते हैं। कई लोगों को क्या होता है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें दिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आठवें दिन फिर थोड़ा कम हो रहा है, 10वें 12वें 15वें दिन जाके खत्म। तो वो ठीक है क्या, वो उसमें प्रॉब्लम है? कभी भी ब्लीडिंग फेज अगर आपका 4 to 5 डेज से ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना। ब्लीडिंग फेज 4 to 5 डेज का होना चाहिए, लेकिन हैवी ब्लीडिंग फेज जो है वो 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों का होता है जब मीनोपाइज की साइड जाते हैं कि वो अलग आपको प्रॉब्लम, वो अलग। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे आपको सिर्फ निशान ही दिखते हैं, उसके बाद फ्लो चालू होता है, वन उनका पूरा। वो अलग प्रॉब्लम है ना, वही तो कह रहा हूँ, वो फिर एक क्लिनिकल कंडीशन है, उसको फिर अलग तरीके से आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता तो उसका रीजन क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड डे आपको बस मतलब 3-4 दिन कम दिखाई देगा और उसके बाद थोड़ा रहेगा, फिर मतलब 1 वीक तक आपका चलेगा? है। इसके पीछे रीजन फीमेल्स खुद हो। क्या रीजन हो सकता है उसका सर? जब नई नई शादी होके आती है फीमेल्स तो खूब मेकअप करती हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। जब शादी को 2 साल होता है तो जो कपड़ा पहन के सो रही है वही कपड़ा पहन के घर में काम कर रही है, वही कपड़े नहीं पहन। नहीं, वो वाला रीजन नहीं, जो लेडीज 40+ हो चुकी हैं, काफी लेडीज ने बोला है उसी पे उनको आ ही प्रॉब्लम आ रही है। उसी पे आ रहा हूँ। वही। ठीक। तो जब वो 30s में ऐसी होती है तो 40s में जाने के बाद क्या होता है कि 2 दिन में एक बार कंघी कर रही है, सर के नीचे से पानी डाल के नहा रही है, कभी कहीं बाहर जाना हुआ तो शीशा देख लिया। तो ऐसी फीमेल्स में बहुत तेजी से ईस्ट्रोजन गिर जाता है। अब ये जितने कारण मैंने बताए इनके पीछे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों कॉजेस। तो जब भी किसी फीमेल का ईस्ट्रोजन नेचुरली ड्रॉप करेगा और बहुत तेजी से ड्रॉप करेगा, इसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज आना। आप देखो बहुत सारी फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉज में बहुत यंग और एक्टिव और एनर्जेटिक दिखती हैं। कुछ फीमेल्स मेनोपॉज आने के बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना। या बहुत सारी फीमेल्स को आप देखोगे तो वो पोस्ट मेनोपॉज तो जॉइंट्स और बोन और मसल हेल्थ को लेके परेशान रहती है। तो ये उनके खुद की वजह से होता है। एक फीमेल कैसे जीवन जीती है इसका उसके हार्मोन्स पे बड़ा असर पड़ता है। आप पुराने समय पे देखते थे ना, 16 श्रृंगार की बात की जाती थी। शादी हो गई है तो बिना बिछिया के नहीं चलना है ना। एक अंगूठी पहनती थी, चूड़ियां पहनती थी, है माथे पे बड़ा सा टीका लगाती थी। हस्बैंड के आने का टाइम होता था तो सारे काम छोड़ के तैयार हो जाती थी। सोचिए क्या कारण था इसका। सर उनके पास ज्यादा घर का काम होता था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था, बस वही रहा होगा। अभी वो चीज ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो। आज की फीमेल जितना काम करती है ना, आज के 100 साल पहले फीमेल्स इसका 4 गुना ज्यादा काम करती है। मगर उनका काम घर के अंदर ही ज्यादा था, बाहर का कम था। तो बाहर तो और ज्यादा प्रेजेंटेबल बन के जाती हैं औरतें। हाँ वो तो जाती है, तभी जाती है, मगर घर में तो सिंपल ही रहती है नॉर्मली। तभी तो ईस्ट्रोजन गिरता है। बाहर जब वो प्रेजेंटेबल बनती है और घर में आके सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी तो ईस्ट्रोजन गिरता है। सर पहले लेडीज को जैसे काम कम होता था तो उनका परिवार बड़ा था तो दे यूज टू टॉक टू ईच अदर, बात करके वो अपना सब निकाल लेते थे। अब जब काम बढ़ गया है तो अब सप्रेस काफी होने लग गया है। बिल्कुल सही बात बोली है कि आज की फीमेल्स बात कम करती है, मोबाइल ज्यादा चला। पहले की फीमेल बात बहुत करती थी, मोबाइल तो सोचती भी नहीं थी। मेरी माँ आज भी वो मोबाइल पे बात कर ले बहुत है, लेकिन मेरी वाइफ मेरी बहन इनकी लाइफ में मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। तो आप खुद हो अपनी बीमारी का कारण। काम करने से कभी कोई फीमेल कमजोर नहीं होती।
काम करने से तो और बुद्धिमान और मजबूत होती है। जिस फीमेल के पास जितना ज्यादा काम होगा या जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, वो उतनी ज्यादा स्वस्थ फीमेल होगी। तो जो फीमेल ये कहती है कि मैं ऑफिस के काम की वजह से परेशान रहती हूँ, वो झूठ बोलती है। वो अपनी वजह से परेशान होती है, ऑफिस के काम को 2 साल कर दिया था। हाँ, ऑफिस के पॉलिटिक्स की वजह से परेशान हो सकते, काम की वजह से, ऑफिस के स्टाफ के नेचर की वजह से परेशान हो सकते। सर किसी का जैसे ओवर मतलब कि एज के अकॉर्डिंग या फिर पीरियड्स के दौरान वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाए फिर स्टक हो जाए, वो घट ही नहीं रहा हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये बड़ा लंबा सवाल है, इसका जवाब थोड़े समय में नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, जी सर। वजन घटाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी। एक तो अच्छा खान पान, दूसरा लगातार प्रयास। अगर लगातार प्रयास हो, अच्छा खान पान हो, तो निश्चित वजन घटाया जा सकता। वजन घटाने के लिए आपको सिर्फ अच्छे आराम की जरूरत है और अच्छे खान पान। अगर आपने ये 2 चीजें कर ली, अच्छा आराम अच्छा खान पान, और फिर आप जो भी मेहनत करोगे, पैदल चलोगे तो भी वजन कम होगा, योग करोगे तो भी वजन कम होगा, जिम में जाओगे लोहा उठाओगे तो भी वजन कम होगा। तो सर मेरे एक स्टूडेंट है, संजना जी, उसका एक मिनट वजन रुक जाइए। कुछ लोगों के हाथ और देर से खड़े हैं। जी Hello, sir. जी। I am from West Bengal. I am an yoga wellness instructor. सर मेरा वो जो योगा आपका जो कोर्स है योगा मेडिकल, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन था कि हम लोग बहुत सारे ऐसे इलनेस भी ट्रीट करते हैं जैसे कि क्रॉनिक सोराइसिस या फिर ऑस्टियोसोरोसिस। तो मुझे ये पूछना था कि ये सब जो चिकित्सा है वो मेडिकल योगा के अंदर हम लोग को पढ़ाया जाएगा? देखिए, पढ़ाया जरूर जाएगा, पर मैं आपको एक चीज बहुत साफ कह रहा हूँ कि कुछ बीमारियां योग से मैनेज होती है, ठीक नहीं होती। जैसे सोराइसिस जो है, एक ऐसी बीमारी है, जब तक आपका ऑटो इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, आपकी टी सेल्स अच्छी रहेंगी, आपके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी फिर डिस्टर्ब होगी, फिर से ये बढ़ जाएगी। तो सोराइसिस, कोई भी अगर कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा जड़ से, तो वो झूठ बोल रहा है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर आपका इम्यून मैकेनिज्म अच्छा है, तो इसके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाए। जब तक आप उस अच्छे इम्यून मैकेनिज्म को मेंटेन कर पाओ, ये नहीं आएगा। ये हो सकता है लाइफ टाइम ना आए, अगर आपका इम्यून सिस्टम लाइफ टाइम अच्छा रहे। ठीक, तो पढ़ेंगे तो हम सब कुछ, हम हर सिस्टम की बीमारी पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव डिजीजेस भी पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक डिजीजेस भी पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी पढ़ेंगे। बट ये जानना बहुत जरूरी है, क्या ठीक होता है क्या ठीक नहीं होता। जैसे बीपी है, मैं गारंटी देता हूं कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर पोस्ट मेडिसिन 150 भी रहता है, तो मैं निश्चित उसकी दवाई सिर्फ 5 से 8 महीने में खत्म कर दूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरे जीवन भर उसको योग करना पड़ेगा, तो दोबारा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो सोचे कि 8 महीने बाद मैं फिर से जाके शराब पीऊं, मैं फिर से जाके सिगरेट पीऊं, मैं फिर से 10 बजे तक सोता रहूं, तो फिर बीपी बढ़ जाए। तो जहां पे लाइफस्टाइल करेक्शन की बात होती है, वहां पे मैनेजमेंट होता है, और जहां पे फिजियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात होती है, वहां पे क्योर होता है।
अब किसी को मानिए कोलाइटिस, गारंटी से कह रहा हूँ 100% ठीक हो जाए, ठीक। किसी को पाइल्स है 100% ठीक हो जाए, किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, किसी को एसिडिटी है 100% ठीक हो जाए। लेकिन अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, हमेशा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सोचिए, कोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस दोनों में सूजन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कोलाइटिस ठीक हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस नहीं, क्योंकि ब्रोंकस की जो सूजन है वहां पे सेल्स डिफरेंट है, कोलोन्स में जो सूजन है वहां सेल्स डिफरेंट है। कोलोन्स की सूजन में हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा बहुत हेल्प करती है, तो एक बार इंटेस्टाइनल फ्लोरा फिर से मैंने रीबिल्ड कर दिया तो ठीक हो जाएगा। अब जैसे किसी फीमेल को अगर मानिए यूटीआई है, 100% ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी फीमेल को ल्यूकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज, तो ये पूरी लाइफ ठीक रहेगा, लेकिन जब वो फिर से लापरवाही करेगी फिर से उसको डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है और कौन सी चीज फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो ये हम इस कोर्स में बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं। सर अभी आपने बोला यूटीआई, यूटीआई मीन्स, सॉरी, आपने अभी बोला अगर यूटीआई है वो 100% क्योर हो जाएगा, वो क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है? यूटीआई बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी फीमेल को पेशाब करने में जलन हो रही है, या उसको बदबूदार सिक्रीशंस हो रहे हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस हो रहे हैं, पेन हो रहा है, यूरिन के साथ कुछ चिपचिपा सा फ्लूइड आ रहा है, तो ये 100% ठीक हो सकता है। सर ये मेडिकल योगा के जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे कि कैसे क्लासेस होते हैं, या फिर मतलब कितने दिन करना पड़ता है? अच्छा, अभी जो हमारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्स है उसमें हम कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो मात्र 11,000 रुपए में ये पूरा कोर्स आप ऑप्ट कर सकती हैं मेडिकल योगा का। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। अभी 34 सेशंस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं और बाकी के सेशंस कंटिन्यूड। ये रिकॉर्डेड सेशंस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो सिर्फ आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे होगे पर बाकी सब कुछ लाइव क्लास जैसा हो। फ्रीडम ये होता है कि आप सुबह दोपहर रात शाम जब मर्जी तब देखें, 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार जब मर्जी तब देखें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है वीडियो देखते वक्त, सिंपली आप अपना फोन उठाइए, वॉइस नोट रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए, सेम डे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक लाइव सेशन हर हफ्ते हम रखते हैं जिसमें आपकी कोर्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। पर 90% हम ये कॉन्फिडेंट है कि कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही नहीं। जो लोग कोर्स देख रहे हैं उनको क्वेश्चंस आते ही नहीं, लेकिन अगर आ रहे हैं कोर्स तो हम उसकी रिप्लाई आपको सेम डे करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि और स्टूडेंट भी होते हैं, तो जो आपके मन में है कोई ना कोई पूछ लेता है, आपको जवाब मिल जाता है आपको। तो ये रिकॉर्डेड कोर्स में है जिसमें आपको 1 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट मिलता है कोर्स को कंप्लीट करने। आप सारे वीडियोस देख लेंगे 1 बार 2 बार 4 बार। जब आपको लगे कि आपने पूरा कोर्स कॉन्फिडेंटली कर लिया है तो आपका एक 1-to-1 एग्जाम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑनलाइन पोर्टल पे है तो 1-to-1 एग्जाम होता है। जिसमें आपको 5 केस स्टडीज दी जाती है, उनमें से कोई 3 केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी होती है। अगर ये 3 केस स्टडीज आप अच्छे से सॉल्व करने जाते हो तो आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है। पोस्ट सर्टिफिकेशन भी लाइफ टाइम असिस्टेंस है हमारी तरफ से। किसी भी पेशेंट की केस स्टडी, अब जैसे संजना जी मुझे लगता है 2 साल बाद दिखी है, सही कह रहा हूँ संजना जी? तो यस सर। हाँ, 2 साल सर पहले मैं कोर्स किया था। कभी कभार आ जाती हूँ, लेकिन वो स्क्रीन मेरा ऑन खुद डिस्टर्ब होता रहता है, तो फिर मैं जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स में लाइफ टाइम असिस्टेंस है आपको। आप अपने पेशेंट की केस स्टडी, अपनी क्वेरीज कभी भी लेके आ सकते हो और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने। सर एक क्वेश्चन है, आप ये कितने सालों से करा रहे हो ये कोर्स?
जी वैसे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन कोविड के बाद से मैं ऑनलाइन हूँ। उससे पहले ऑफलाइन तो कई सालों से करा। नोएडा में? जी नोएडा में ही नहीं, कई शहरों में कराता था, लेकिन जब से चीजें डिजिटल हुई हैं तब से ऑनलाइन। कोविड से तो सर से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, कोविड में संजना हमसे कनेक्ट हुई थी। कोविड से ले रहे हैं। सर अभी वो सेकंड सेशन स्टार्ट होगा बिगनिंग से, वो अगस्त में बोल रहे थे आप? अगस्त में लाइव क्लास स्टार्ट होगी। ओके। लाइव क्लास की फीस जो है वो ज्यादा है। रिकॉर्डेड सेशंस आप आज भी परचेस कर सकते आज कर सकते हो तो फिर हमारे पास एकदम बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी सारी हो चुकी है, तो कर हैं। पाएंगे क्या? वो डे 1 से मिलेगा। ओके सर। जो आप रिकॉर्डेड सेशन परचेस करते हो उसमें आपको डे 1 से सेशन 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरी प्ले, जैसे आप वेब सीरीज देखते हो ना, हाँ जी। ठीक वैसे ही मिलेगा। ओके सर। तो एक दिन में आप 5 वीडियो देखो या एक देखो, आपकी मर्जी। तो अभी कितनी हो गई है टोटल, कितनी वीडियो? 20। 8 वीडियोस होंगी टोटल। ओके सर, ठीक है सर, फिर मैं भी ज्वाइन करती हूँ अभी कुछ टाइम से। हाँ, और ये वुमेन वेलनेस का कोर्स भी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में है। इसमें तो सर ये रिकॉर्डिंग हमारे पास मतलब रहेगी ना? बिल्कुल अच्छा। आपके पास ये हमेशा रहेंगी, जब तक हमारा प्लेटफॉर्म किसी तरीके से इंटरप्ट ना करे इस रिकॉर्डिंग को, तब तक रहेंगे आप। सर जैसे अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ ये कोर्स करने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्स, तो सर मैं कब से कर सकती हूँ? आज से। अच्छा, मतलब लाइव सेशन तो मुश्किल है मेरे लिए भी करना। नहीं, रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए बनाए क्योंकि योगा टीचर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कोई भी ऐसा टाइम नहीं बता पाते जिसमें वो पूरे फ्री हो। सुबह उनकी क्लासेस होती है, किसी किसी की दोपहर में भी क्लासेस होती है, किसी की शाम को भी होती है, किसी को रात को जल्दी सोना होता है। तो कोई भी टाइम ऐसा नहीं मिल पाता जब वो पूरे हफ्ते खाली हो। तो इसलिए हमने इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रखा। मुझे याद है संजना जी कई बार स्कूटी चलाते हुए क्लास अटेंड करती थी, क्योंकि तब हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। तो सर मुझे ऑफर मिलेगा कुछ? बिल्कुल संजना जी, हम बात करें। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑफर। सर बहुत, मैं तो इतना वो करती थी कि जब भी मतलब मैं स्कूल से छूटती थी, सबकी क्लास स्टार्ट होती थी और मैं एक्टिवा पे जब होती थी तो ईयरफोन लगा के सुनती रहती थी। घर पहुंचती थी, बेटे को वापस छोड़ने आती, सर की क्लास मेरी उसी में निकल जाती थी, उस एक्टिवा में। बस आपकी इसी प्रॉब्लम को सोचते हुए हमने रिकॉर्डेड लेके आए। बहुत अच्छा किया सर आपने। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि वापस सर से बात करूं, कैसे मतलब हम रिकॉल कर सकते हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं संजना जी, आप पर्सनल बात करेंगे। यहाँ ठीक नहीं लगे, लोगों को लगेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट का पोर्टल है। तो फीस कितनी, मतलब 11 या 1000 है? वुमेन वेलनेस के लिए 5500 है और मेडिकल योगा के लिए 11,000। अगर कोई चाहे तो ये 11,000 रुपए 2 हिस्सों में भी दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि योगा टीचर्स मैं जानता हूँ, योगा टीचर्स बेचारे 2 4 5 क्लासेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं। दोनों तरह के योगा टीचर हैं। तो जो एक साथ दे रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो बेचारे पार्ट में भी दे रहे हैं उनका भी स्वागत है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चन है आपका कोर्स को लेके? सर डिटेल्स एक बार आप मतलब सेंड कर देंगे तो बिल्कुल, क्लियर हो जाए। आपको ग्रुप पे बहुत वीडियोस मिलती होंगी, कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा। मैं कोर्स के डिटेल वीडियोस अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी। जी थैंक यू। आज की बातचीत यही खत्म करते हैं। किसी और का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। सर नमस्ते, मानसी बोल रही हूँ। मानसी जी, सवाल तो नहीं है, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा सवाल तो नहीं है, बट अभी कृष्णा जी ने कुछ देर पहले सोराइसिस के लिए बात की थी, तो मैं खुद एक सोराइसिस से और आपसे बहुत बात हुई थी इस बारे में। तो जो आपने हिंट बताया था कि ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, उसे थोड़ा काम डाउन करो, तो वो सब तो हेल्प कर ही रहा है। बट जो भी आपने बताया है वो बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली इट इज राइट, बट एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी और उसको अप्लाई किया है, तो वो मुझे हेल्प कर रही है। तो आई सिंस वो बात निकली, और सोराइसिस के लिए लोग बहुत परेशान भी होते हैं, मैंगो जूस, जो बाकी जो भी आपने बताया वो तो करना है ही है, ऑटो इम्यून है वो,
बट मैंगो लीव्स जो होते हैं ना, मैंगो ट्री के लीव्स, वो ग्राइंड करके उसका 20 मिनट्स तक दिन में 2 बार लगाना है। अच्छा। दिस इज रियली हेल्पिंग। बाकी के साथ अगर ये चीज अगर ऐड ऑन कर सकते हैं, और कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट सिर्फ ये है कि थोड़ा नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए भी नई लर्निंग है, मैं इस पर थोड़ी और रिसर्च करता हूँ। थैंक यू। मेरे आर्टिकल है वो आप जरूर जरूर। कहीं किसी ने किया था, किसी को पता था कि क्राइसिस तो नहीं नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी है, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। जी और आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जानकार हैं और मुझसे बहुत सीनियर है, तो अगर कहीं से कुछ भी अच्छा ले पाऊं तो ये सौभाग्य होगा, मेरा ही नहीं, हम सभी का। और है भी छोटी सी टिप्स सर, किसी को बता दिया, किसी का बेनिफिट हो जाता है तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है ना, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उसके। ठीक है, यही शेयर करना था सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, तो आज की बातचीत यही खत्म करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।